हाय गाइस, इट्स मी राखी और ये विद्यार्थी डॉट और सेशन के अंदर मैं आपको बताऊंगी ओवरव्यू रिगार्डिंग द चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लास 9 साइंस। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द बोर्ड नाउ। इस चैप्टर में आप क्या-क्या पढ़ेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले आप जानेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। एटम्स क्या होते हैं? देखिए, एक एलिमेंट है, उसका सबसे छोटा पार्टिकल, एक एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है उसको हम एटम कहते हैं, जो एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी करता है। ठीक है, और एक बात का ध्यान रखिएगा, जो एक एटम होता है उसका फ्री एग्जिस्टेंस नहीं होता। एटम फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता, वो हमेशा कंबाइंड स्टेट में ही रहता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की। मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर। मॉलिक्यूल क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर। सबसे छोटा पार्टिकल किसी भी मैटर का, उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। वो मैटर एलिमेंट भी हो सकता है और क्या हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। अब आप कहेंगे कि फिर एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस क्या है? देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो एटम होता है वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हाँ, मॉलिक्यूल्स फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। मॉलिक्यूल्स दो तरह के होते हैं, एलिमेंट्री मॉलिक्यूल और कंपाउंड मॉलिक्यूल। कंपाउंड से मैंने यहाँ लिखा है कि उसी को डिनोट कर रहा है। तो एलिमेंट्री मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कौन से मॉलिक्यूल होते हैं, हम कैसे उनको पता करें, कैसे उनको पहचानें? देखिए, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर दो सेम एटम है एक एलिमेंट के, फॉर एग्जांपल क्लोरीन Cl2, ये क्या है? ये एक एलिमेंट्री मॉलिक्यूल है, क्योंकि इस मॉलिक्यूल में दो तरह के एटम्स हैं एक पर्टिकुलर एलिमेंट के, जैसे कि हाइड्रोजन H2, ठीक है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हम कहते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। ये सारे के सारे एलिमेंट्री मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स हमने लिए हैं वो सेम एटम है ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करती हूँ कंपाउंड मॉलिक्यूल की, तो कंपाउंड मॉलिक्यूल में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड मॉलिक्यूल्स में जो एटम होते हैं वो डिफरेंट एलिमेंट के होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लेती हूँ एग्जांपल H2O का, तो H2O को मैं एक कंपाउंड मॉलिक्यूल कहूंगी, क्योंकि इस H2O में दो हाइड्रोजन के एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है। दैट मींस इसके अंदर जो एटम्स प्रेजेंट है वो दो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स प्रेजेंट है। एक हाइड्रोजन एलिमेंट का एटम प्रेजेंट है और एक ऑक्सीजन एलिमेंट का एटम प्रेजेंट है। तो H2O को या कहिए CO2 को मैं कहूंगी कंपाउंड मॉलिक्यूल। बात करते हैं अब हम आयंस की, जो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आयंस किसे कहते हैं? देखिए, कुछ इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं जो चार्ज पार्टिकल के कॉम्बिनेशन से मिलकर बने हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl की अगर मैं बात करती हूँ, NaCl जो बना है वो बना है Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव की मदद से। तो ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव क्या है? ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, क्योंकि सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इन्हें ही हम आयंस कहते हैं। तो मैंने क्या बोला? ऐसे कंपाउंड्स जो बने हुए होते हैं किसकी वजह से? चार्ज पार्टिकल्स की वजह से, और उन चार्ज पार्टिकल्स को हम कहते हैं आयंस। ठीक है, बात करते हैं आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। इस चैप्टर में आप ये लॉ भी पढ़ेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है आपको? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, जब केमिकल रिएक्शन होती है तो आप रिएक्टेंट्स जो होते हैं, रिएक्टेंट साइड में जो चीजें होती हैं उन सबके मास को प्लस कर लीजिए, और प्रोडक्ट साइड में जो भी हमारे पास होता है उन सभी के मासेस को आप प्लस कर लीजिए। तो ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द सम ऑफ द मासेस ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट they do not change, they remain unchanged। ठीक है ना? ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन the sum of the masses of the reactant and product do not change, they remain unchanged, and this is what we called as law of conservation of mass। ठीक है, बात करते हैं दूसरे लॉ की, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। देखिए, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में ये कहता है कि इन अ प्योर केमिकल कंपाउंड, अगर हमारे पास कोई प्योर केमिकल कंपाउंड है तो उसमें जो एलिमेंट्स का जो प्रोपोर्शन होता है वो हमेशा एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में होगा बाय मास के। कहने का मतलब ये है सिंपल लेमन लैंग्वेज में कि आप सपोज कीजिए अमोनिया में लेती हूँ, आप अमोनिया मतलब NH3, उस NH3 को आप किसी भी पाथ से बनाइए, किसी भी वे से बनाइए,
अमोनिया को आप किसी भी वे से बनाइए, किसी भी पाथ से बनाइए, कुछ भी डाल के बनाइए, लेकिन जब प्रोडक्ट में हमें अमोनिया मिलेगा तो जो अमोनिया के अंदर एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, उनकी जो कॉम्पोजिशन होंगे वो हमेशा डेफिनेट होंगे। आप चाहे किसी भी तरह से बना लीजिए, किसी भी पाथ से बना लीजिए, सपोज लीजिए इस पाथ से बनाया आपने, यहाँ भी अमोनिया मिला हमें, और इस पाथ से बनाया यहाँ भी अमोनिया मिला, तो इस अमोनिया के अंदर जो कॉम्पोजिशन होगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, इन दोनों अमोनिया के अंदर सेम कॉम्पोजिशन होगा। हम ये नहीं कहेंगे कि यार ये अमोनिया तो इस वे से बना था और ये वाला अमोनिया इस वाले वे से बना था, तो दोनों की जो अमोनिया मिला इनकी कॉम्पोजिशन में ना एलिमेंट्स जो हैं, जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट हैं, उनके डेफिनेट प्रोपोर्शन नहीं है, वो डेफिनेट प्रोपोर्शन नहीं हो सकते क्योंकि दोनों दूसरे दूसरे पाथ से बने हैं। लेकिन ये आपकी सोच गलत है। हम अमोनिया को किसी भी पाथ से बना ले, किसी भी वे से बना ले, अमोनिया के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो उनके जो प्रोपोर्शंस होते हैं वो हमेशा सेम रहेंगे, ठीक है। सो इन अ प्योर केमिकल कंपाउंड the elements will always have definite proportion by mass, whatever be the path to make that product, ठीक है। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए आपको। देखिए एक और चीज आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में वैलेंसी के बारे में। वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम वैलेंसी कहते हैं। इस वैलेंसी के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वैलेंसी के थ्रू ही हम लिख पाएंगे केमिकल फॉर्मूलेस को। वैलेंसी मतलब राइटिंग केमिकल फॉर्मूला ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी, ठीक है। नेक्स्ट बात करूंगी एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स में मैंने अलग से वीडियो बनाया है, बट स्टिल इट्स एन ओवरव्यू। मुझे बताना है कि इस चैप्टर में आप ये भी पढ़ेंगे। एटॉमिक नंबर क्या होता है? इट is equal to the number of protons which is present in the nucleus of the atom. एक एटम होता है, उसमें न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतना ही उस पर्टिकुलर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा। मास नंबर किसे कहते हैं? मास ऑफ एन एटम को हम कहते हैं मास नंबर। किसी भी एटम के मास को हम क्या कहेंगे? मास नंबर कहेंगे। और मास नंबर क्या होता है? मास नंबर जो होगा इट इज इक्वल टू दी सम, जो मास नंबर है ये किसके सम के इक्विवेलेंट होगा? इट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियाई ऑफ द एटम। इस मास नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं A से, विच इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, उनके सम को हम कहते हैं मास नंबर। बात करते हैं अब आइसोटोप्स की और आइसोबार्स। आइसोटोप्स उस तरह के एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट होता है। और आइसोबार्स हम उन एटम्स को कहेंगे जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा और एटॉमिक मास नंबर सेम होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आइसोटोप की बात करती हूँ तो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स लेते हैं। ये है मेरा ड्यूटेरियम आइसोटोप और ये है मेरा ट्राइटियम आइसोटोप, ठीक है। ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, तो इनमें आप क्या देख रहे हैं? जो एटॉमिक नंबर है 1 and 1 वो सेम है, लेकिन एटॉमिक मास नंबर जो 2 and 3 है वो क्या है? डिफरेंट है, ठीक है। बात करते हैं आइसोबार्स की। आइसोबार्स में मैंने आपको क्या बोला कि इनका जो एटॉमिक नंबर होगा वो डिफरेंट होगा लेकिन एटॉमिक मास नंबर जो होगा वो सेम होगा। एग्जाम्पल लेती हूँ मैं आर्गन और कैल्शियम का। कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 20 है और आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, लेकिन इन दोनों के जो एटॉमिक मास नंबर है वो है 40 and 40। तो आर्गन एंड कैल्शियम इन दोनों को मैं कहूंगी आइसोबार्स, और हाइड्रोजन दैट मींस ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम इनको मैं कहूंगी आइसोटोप्स। और हाँ एक और मैं बात बताती हूँ, इस एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग मोल्स। मोल्स के रिगार्डिंग एक कॉन्सेप्ट है, एटॉमिक मास यूनिट के रिगार्डिंग एक कॉन्सेप्ट है, यूनिफाइड मास के रिगार्डिंग एक कॉन्सेप्ट है। सी AMU दैट मींस एटॉमिक मास यूनिट और U यूनिफाइड मास, दोनों के दोनों सेम हैं। तो वो सब चीजें भी आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो बी रेडी बिकॉज दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू फॉर द 9th क्लास as well as for the 10th class and for your higher classes अगर आप साइंस लेते हैं 12th क्लास तक, तो क्योंकि ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई है ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे टिल 12th क्लास।
तो इस चैप्टर को 9th से ही बहुत अच्छे से पढ़ना। जैसे जैसे चीजें बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे लेवल भी बढ़ेगा और आप वैसे वैसे आपकी सोच भी बढ़ेगी। तो सबसे पहले शुरुआत कीजिएगा बेसिक से, जो मैंने आपको इस चैप्टर में बताया है। Well, this was all for this session and it's me Raki saying you all now goodbye.